दोस्तों फिर आ गया जंगल में। अभी मैं दिल्ली गया हुआ था और एक चैनल के लिए पॉडकास्ट भी शूट किया। कल काफ़ी टाइम लगा, रात करीब 12:30 बज गए मुझे घर आते आते। सुबह आज मैं निकल गया। तो अब जब पॉडकास्ट आएगा वो तो बता रहे हैं टाइम लगेगा, तो चैनल का नाम वगैरह वो सब तभी पहले से कुछ रिवील करना ठीक नहीं है, तो वो 15-20 दिन बाद आएगा। लेकिन अपनी तो डेली सर्विस है, तो ये जो मैं शूट कर रहा हूँ ये रात को अपलोड पे लगेगा, कल सुबह आपको मिलेगा। अभी एक न्यूज़ दोस्तों आई है मध्य प्रदेश के रायसेन से। पहले भी एक बार वहाँ पे टाइगर ने एक आदमी को मार दिया था, बाद में टाइगर को पकड़ लिया गया था और सतपुड़ा नेशनल पार्क का जो रिहैब सेंटर है वहाँ ले जाया गया था, ये बोल के कि टाइगर के ऊपर वॉच रखी जाएगी, अगर उसे ज़रूरी समझा जाएगा तो छोड़ा जाएगा, नहीं समझा जाएगा तो नहीं छोड़ा जाएगा। उस टाइगर का क्या हुआ, छोड़ा गया कि नहीं गया, क्योंकि जब न्यूज़पेपर में खबर आएगी तभी हमें मालूम चलेगी। तो लेकिन रायसेन में एक दूसरा टाइगर पहुंच गया है। मतलब अब एक ये ऐसा चक्र बन गया है और ये चक्र तो बढ़ता ही जाएगा आने वाले समय में हर जगह, केवल रायसेन में नहीं, हर जगह। आप देख रहे हो ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट की खबर अब देश के हर जगह से आ रही है और ये बढ़ता ही जाएगा। इसका दोस्तों सलूशन बार बार बताता हूँ मैं, लेकिन बार बार बताने से ही बात बनेगी। सलूशन ये है दोस्तों अवेयरनेस। अब इसका मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। देखिए अभी उसके पहले मैं एक बात बता दूँ, रायसेन में अभी अब दोबारा आया है तो उसने किसी को मारा नहीं है। गांव वालों ने देख लिया, गांव वाले लाठी डंडा लेके निकल रहे हैं, अपना ग्रुप बना के निकल रहे हैं, अकेले नहीं निकल रहे हैं, इसलिए टाइगर ने किसी को मारा नहीं है। ठीक है ना, यही सलूशन है। रणथंभौर में क्या हुआ, अभी एक आदमी की जान ले ली टाइगर ने। अगले दिन उस जगह से कुछ दूरी पे टाइगर मरा पाया गया। वहां पर बहुत सारे पत्थर पड़े थे और कुल्हाड़ी का वार था टाइगर के चेहरे पर। एग्जैक्टली क्या हुआ किसी को नहीं मालूम, लेकिन एक न्यूज़पेपर की खबर है। हालांकि उस न्यूज़पेपर ने नीचे एक डिस्क्लेमर दिया है कि ये खबर सच्ची है कि झूठी, इसकी हम कोई पुष्टि नहीं करते, हमें किसी ग्रामीण ने बताया, लेकिन उन्होंने छापी है। तो मैं भी वही बात दोहरा रहा हूँ कि ये खबर सच्ची है कि झूठी है मुझे तो बिल्कुल भी नहीं मालूम, क्योंकि जो मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ी है वो मैं बता रहा हूँ कि उनको किसी ग्रामीण ने बताया कि टाइगर वहाँ घूम रहा था जहाँ आदमी को मारा, किसी ने पत्थर फेंक के मारा, पत्थर सिर पे लगा, एक वाइटल स्पॉट पे लग गया सिर पे। टाइगर थोड़ा सा बेहोश होने लगा, गिरने लगा, और जब बेहोश हुआ तो किसी ने जाके कुल्हाड़ी मार दी। ऐसा किसी ग्रामीण ने बताया। ये कपोल कल्पना भी हो सकती है, सच भी हो सकता है, सच्चाई मुझे नहीं मालूम। अब दोस्तों उसमें ना तो ये सलूशन है कि टाइगर को मार दिया जाए, अगर ऐसे मार दिया जाएगा तो जो टाइगर ग्रो कर रहे हैं बचेंगे ही नहीं। लेकिन ये भी सलूशन नहीं है कि अगर वो इंसान को मार रहा है तो मारने दिया जाए। इंसान की जान ज़्यादा कीमती है और टाइगर की जान भी कीमती है, दोनों की ही सुरक्षा जरूरी है। तो सुरक्षा के लिए वही टेक्निक सही है जो रायसेन के लोग कर रहे हैं, कि निकल ही नहीं रहे अकेले, ग्रुप में ही निकल रहे हैं, डंडे लेके निकल रहे हैं, खेत में जा रहे हैं तो ग्रुप में जा रहे हैं, क्योंकि एक बार भुगत चुके हैं। पहले एक आदमी की जान जा चुकी है 3-4 महीने पहले। तो एक और एग्जांपल मैं देता हूं दोस्तों कि पहले क्या था कि पहले डकैतों का बड़ा बोलबाला था। जैसे अभी हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं तो ये तो चिल्ला का इलाका है, जंगल का इलाका है, लेकिन आज से 20 साल पहले ऐसे रास्तों पे चलना खतरे से खाली नहीं था, और ये इलाका भी कोई सुरक्षित इलाका नहीं था। एक टाइम पे सुल्ताना डाकू का बोलबाला यहीं पे था, जो इलाके में था उसमें से ये इलाका भी है, चिल्ला का इलाका भी है। जिम कॉर्बेट के टाइम पे
जिम कॉर्बेट की मदद से पुलिस ने मारा था सुल्ताना डाकू को। मारा क्या था, पकड़ लिया था, बाद में फांसी हुई थी। तो जिस दिन पकड़ा था उस दिन कॉर्बेट साथ नहीं थे, उस ट्रिप में साथ थे, लेकिन उस वक्त वो अलग कैंप में थे और जब पकड़ा गया था। एक ब्रिटिश ऑफिसर था, वो एकदम जिद में पड़ा था कि मुझे मारना है, उसको पकड़ना है, तो उसने पकड़ ही लिया था। तो सुल्ताना डाकू हमारा सब्जेक्ट नहीं है। मैं ये बोल रहा था कि एक टाइम था कि ऐसे रास्तों में चलना संभव नहीं था। यूपी में तो और ज्यादा, और ये भी यूपी का ही पार्ट था पहले, उत्तराखंड तो अब बना है, आज से 24 साल पहले, उसके पहले यूपी था। तब होता क्या था कि जो सुनसान इलाके थे तो पुलिस क्या करती थी, कॉन्वॉय निकालती थी। उसको लोकल लोग अपनी लैंग्वेज में कानबाई बोलते थे, कानबाई, कि कानबाई चल रही है कॉन्वॉय को, कि उसमें जहाँ खतरनाक इलाके होते थे पुलिस गाड़ियां रोक लेती थी। वो जो स्ट्रेस था जिसमें डाकू वारदात करते थे, जब 10-20 गाड़ियां जमा हो जाती थी तो एक गाड़ी पुलिस की आगे चलती थी, एक गाड़ी पीछे चलती थी, और वो गाड़ी निकल जाती थी। उधर से सामने से भी एक गाड़ी छोड़ के वही गाड़ी पुलिस की सामने वाले कॉन्वॉय को लेके आ जाती थी। इस तरह से रात भर पुलिस की गाड़ियां ड्यूटी करती थी और लुटने से बच जाती थी, क्योंकि इतनी सारी गाड़ियों को देख के और साथ में पुलिस को देख के डाकू छिपे भी होते थे तो हमला करने का साहस नहीं जुटा पाते थे। बस यही तरीका है ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट से निपटने का। जिस तरीके से डाकुओं से निपटा जाता था कॉन्वॉय बना के, और मैन ईटर से निपटने के लिए भी कॉन्वॉय चले हैं। अगर आपको याद हो, जब मोहन मैन ईटर वारदात कर रहा था जिम कॉर्बेट में, तो फॉरेस्ट वाले भी कॉन्वॉय लेके चल रहे थे। बाइकर्स जब बहुत सारे जाते थे तो बाइकर्स को वो एक साथ जमा कर लेते थे, एक जगह पे मोहन चौकी पे रोक लेते थे जो रामनगर की तरफ जा रहे हैं, और इधर डिकुली में रोक लेते थे। उसके बाद फिर फॉरेस्ट की गाड़ी चलती थी, बीच में बाइकर्स चलते थे और आगे पीछे फॉरेस्ट वाले। तो अगर टाइगर छिपा भी होता था ना तो वो इतनी हिम्मत नहीं कर पाता था कि अटैक करे, क्योंकि इतने सारे बाइकर्स, इतनी गाड़ियां, इतनी रोशनी। तो यही तरीका है निपटने का ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट से, कि सावधानी ही बचाव है। अब यही सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन नहीं है कि आपने टाइगर को मार दिया, और ये भी नहीं है कि कोई इंसान बलि चढ़ गया टाइगर की। सोल्यूशन ये है कि जिस इलाके में टाइगर की रिपोर्ट आ गई कि टाइगर है, आप ही सावधानी बरतो। एक तरह से जैसे गाड़ियों का कॉन्वॉय चलता था, वैसे आप अपने 5-6-7 आदमियों का ग्रुप बना के चलो। जहां जाना है डंडे लेके जाओ, रात को मशाल लेके जाओ, मशाल से बहुत ज़्यादा डरता है। कुछ पटाखे भी रख सकते हो आप। ये करोगे तो सुरक्षित रहोगे। जहां पे मूवमेंट है, हर वक्त तो आप ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन हर वक्त मूवमेंट रहती भी नहीं है। टाइगर बीट पे चलता है ना, आज है आपके इलाके में तो कल नहीं रहेगा। फिर वो एक फिक्स रूटीन होता था। एक अजयपुरी जी मुझे एक बात बता रहे थे कि बांधवगढ़ में एक था बमेरा मेल, और ये शूटिंग के लिए वहां पे जाते थे। तो उस टाइम पे इनको टूरिस्ट गाइड ने और ड्राइवरों ने बताया कि आज आपको टाइगर दिखेगा ही दिखेगा। इन्होंने कहा ऐसे कैसे भाई? बोले हम गारंटी ले रहे हैं, और वो दिखेगा बमेरा मेल। बमेरा एक गांव का नाम है दोस्तों वहां पे। अभी बमेरा फिर चर्चा में है, जो हाथियों का इशू हुआ है उसमें भी बमेरा का नाम भी आया था, पेपर में मैंने पढ़ा था। बमेरा है कि बामेरा है। तो वो जो उसकी गश्त लगाने की बीट थी, रूटीन था, वो एक ही रूटीन को फॉलो करता था, और उसमें उसके अकॉर्डिंग उनको गाइड्स को मालूम था कि आज इसका रूट है कि इस रास्ते से गुजरेगा, और वही हुआ। वो गुजरा और उन्होंने देखा, फोटो भी ली। जैसे ह्यू एलन की बुक है द लोनली टाइगर, उसमें भी एक वो तो खैर एक स्पेसिफिक स्टोरी का नाम है जिसपे बुक का नाम रख दिया, लेकिन उसमें भी एक था कि वो टाइगर की बीट थी, और जहाँ ये ह्यू एलन बैठते थे, इन्होंने एक बैठने की जगह बनाई थी, वहाँ से उन्होंने भी बीट पकड़ ली थी, बीट की चाल पकड़ ली थी
कि वो कैसे कैसे निकलता है, और बिल्कुल उसका फिक्स रूटीन था। अगर वो 15 दिन में एक बार निकल रहा है तो वह बस अगले 15वें दिन ही निकलेगा। उसका एक बिल्कुल फिक्स चाल थी, और ये चाल कई बार टाइगर के लिए खतरनाक कैसे हो जाती है कि जब अभी तो देखिए ह्यू एलन देखा कि जो कि मार नहीं रहे थे, मैन ईटर ही मारते थे, और अगर अजय पुरी जी ने देखा तो वो तो वीडियो बनाने गए थे। लेकिन जब वो शिकारियों को ये बात मालूम चल जाती थी तो शिकारियों के हत्थे टाइगर चढ़ जाता था, क्योंकि वो पहले से ही घात लगा के बैठ जाते थे। और जो लोकल ट्रैकर्स का इस्तेमाल करते थे शिकारी, वो यही करते थे। लोकल ट्रैकर्स उन्हें सारी खबर देते थे कि ये टाइगर इस दिन गुजरता है, क्योंकि उन्हें आइडिया लग जाता था दहाड़ से उसके निकलने के जो मॉर्निंग साउंड होती है उससे मालूम चल जाता है कि टाइगर गुजर रहा है, भले ही वो रात को गुजर रहा है। तो इसीलिए जो एक कॉन्सेप्ट जो मैंने कई बार बोला कि ट्रांसलोकेशन ही उपाय है, तो उस टाइम पे बहुत सारे लोगों का कहना था, इवन फॉरेस्ट ऑफिशियल्स का कहना था कि कॉरिडोर बनाना उपाय है। कॉरिडोर बनाने के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मुझे भी लगती है और भी बहुत सारे लोगों को लगती होगी कि कॉरिडोर के बनने से टाइगर पोचर्स, या तो आप पोचर्स बिल्कुल ख़त्म कर दीजिए तब तो कॉरिडोर बढ़िया है। जब तक पोचिंग जिंदा है कहीं ना कहीं किसी ना किसी कोने में। और आपको एक बात बता दूं कि सारे नेशनल पार्क में दिवाली के टाइम पे रेड अलर्ट हो जाता है। सारे ऑफिशियल्स की छुट्टियां कैंसिल हो जाती हैं, और उसका कारण क्या है कि आज भी लोग उल्लू का शिकार करते हैं दिवाली के टाइम पे। हालांकि लक्ष्मी जी का वाहन है, पता नहीं बलि देते हैं क्या करते हैं, ये बहुत सारी, इसलिए पूरा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट चौकस रहता है कि कहीं से किसी उल्लू का शिकार ना हो जाए। तो आज के ज़माने में अगर आप सोचते हैं कि शिकार बंद हो गया है तो बिल्कुल गलत है। शिकार कम हुआ है, बंद नहीं हुआ है। तो इसीलिए जो बांधवगढ़ में हाथी मरे तो सबसे पहला डाउट शिकारियों के ऊपर ही गया था। तो हालांकि वो बात सही नहीं थी, लेकिन जो शक गया था वो बता रहा हूँ आपको। तो अगर कॉरिडोर से आप सोचते हो कि बाकी सारे जंगलों से आप कॉरिडोर के थ्रू जंगलों का आपस में कनेक्ट कर दोगे, तो जब कॉरिडोर, कितना बड़ा कॉरिडोर होगा। अगर आप जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और राजाजी नेशनल पार्क के बीच का कॉरिडोर देखते हो, वो कोटद्वार के पास से जाता है, 1 किलोमीटर का भी नहीं है चौड़ाई में। तो लंबाई तो बहुत है, चौड़ाई जब 1 किलोमीटर है तो पोचर्स को ट्रैक करना बड़ा आसान हो जाता है, उस बॉटल नेक को, एक गलियारे को। और उसमें अगर टाइगर गुजरेगा, हाथी तो गुजरते ही हैं आज भी, उसी कॉरिडोर के थ्रू हाथी राजा जी से कॉर्बेट होते हुए नेपाल तक जाते हैं। लेकिन इवन जहाँ पे अभी मैं चल रहा हूँ ये भी कॉरिडोर था, चिल्ला मोतीचूर कॉरिडोर। और ये जो कैनाल आपको राइट हैंड साइड में दिख रही है, ये कैनाल हाथियों की मूवमेंट के लिए खतरा बन गई थी, क्योंकि ये बड़ी गहरी है। हालांकि हाथी तैर लेते हैं, और एक बार टस्कर मेरे वीडियो में रिकॉर्ड हुआ था जो कि नहर को पार करके आया था और चढ़ के वहाँ गया था। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि अगर वो नहर को पार करके आया होता तो गीला होता, एकदम गीला था, मैंने अपनी आंखों से देखा है। और जब वो सड़क पे चल रहा था तो उसके गीले पैरों के निशान भी बन रहे थे, वो मैंने देखे हैं कैमरे में। अगर आप प्रॉपर फुटेज को जूम करके देखोगे या AI की मदद लो, आपको साफ दिख जाएगा कि पूरे गीले पैरों के निशान भी इसी सड़क पे चल रहे थे। तो हाथी ने क्रॉस किया था, लेकिन बड़ा मुश्किल होता है, इसका फ्लो बहुत तेज है। यहाँ से हाथी उतरेगा, पता चला 200 मीटर दूर आगे बह के चला गया। तो हाथियों के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन गई थी ये नहर। उसका सलूशन निकाला गया, इस पे बनाए गए हैं ब्रिज, 6-7 ब्रिज है यहाँ। ये टोटल 14 किलोमीटर लंबी नहर है, ऋषिकेश से निकलती है, गंगा जी का ही पानी है। नहर में भी पानी गंगा जल है। आगे चिल्ला हाइड्रो पावर अभी आया था, जब मैं वीडियो में बोल रहा था, वहाँ बिजली बनाने के बाद ये नहर वापस हरिद्वार में मिल जाती है। तो गंगा जी का पानी गंगा जी से निकल के बिजली बना के वापस गंगा जी में मिल जाता है। इस नहर का यही योगदान है। बहुत ज़्यादा गहरी है, 80-90 फीट के आसपास गहरी है, ताकि पानी में प्रेशर बने, ताकि टरबाइन घूमे। 4 टरबाइन लगे हैं। तो जब ये हाथियों के लिए प्रॉब्लम बन गई तो इसमें ब्रिज बनाए गए, और उन ब्रिज से हाथी अब पार करने लगे।
तो ये कॉरिडोर फिर से कायम हो गया है। तो ये भी छोटा कॉरिडोर है, चिल्ला मोतीचूर कॉरिडोर, जो कि राजा जी नेशनल पार्क के अंदर का है। लेकिन वो जो दूसरा कॉरिडोर मैं बता रहा हूँ जो कोटद्वार में है, जो मात्र 1 किलोमीटर चौड़ा है, वो राजा जी नेशनल पार्क और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बीच का कॉरिडोर है। ऐतिहासिक कॉरिडोर है। हाथी की मेमोरी में जो फीड है वो है। एक टाइम पे इतना सकरा होता नहीं था, वो रहा होगा 10 किलोमीटर का, आज वो 1 किलोमीटर का हो गया है। अब अगर ऐसे 1-1 किलोमीटर के कॉरिडोर होंगे और जब उसमें टाइगर चलेगा, देखिए टाइगर जब शिकार करता है तो बिल्कुल आवाज नहीं करता, साइलेंट रहता है, लेकिन जब वो मस्त चाल में चलता है तो दहाड़ना उसकी आदत में शुमार है। कुछ कुछ वैसा ही समझ लीजिए कि एक बॉडी बिल्डर जो जिम जाता है, उसने अच्छी खासी मसल्स बनाई हुई है, तो सर्दी में भी वो टी शर्ट ही पहनेगा, वो जैकेट स्वेटर पहनना पसंद नहीं करेगा। वो सोचेगा यार मैंने इतनी मेहनत करके मसल्स बनाई, अब वो दिख तो रही नहीं किसी को। तो वो लोग क्या करते हैं, शॉल ओढ़ लेते हैं कि जब ज़्यादा ठंड लगी तो शॉल ओढ़ लिया, वरना शॉल उतार दिया तो टी शर्ट में मसल्स दिख रही हैं। वही टाइगर का हिसाब किताब है। ये देखिए जो ब्रिज आ रहा है ना दोस्तों, ये गांव के लोग पैदल, ये गाड़ियों का ब्रिज नहीं है, गांव के लोग पैदल भी क्रॉस कर लेते हैं और हाथी इससे क्रॉस करते हैं। ऐसे बहुत सारे ब्रिज आगे भी हैं। आगे इसके आगे वाला गाड़ी का है, ये बहुत सकरा है, आपने देखा ना, इसमें गाड़ी जा ही नहीं सकती, जानबूझ के ऐसा बनाया गया। लेकिन इसके आगे वाले से गाड़ी जाती है, जिससे कि अभी हमारी गाड़ी जाएगी। तो जिस तरह से बॉडी बिल्डर अपनी बॉडी को दिखाता है, अपनी ताकत को दिखाता है, ऐसे ही टाइगर अपनी ताकत का प्रदर्शन करता है जब वो फ्री मूड में होता है, जब उसे शिकार नहीं करना होता, और वो करता है जब वो वॉक पे निकलता है। हमेशा आप देखोगे जब वो शिकार नहीं कर रहा तो पहले अपनी प्रेजेंस एक रोर सुनाई देगा। अगर आपको मेरा कान्हा नेशनल पार्क का वीडियो याद है तो टाइगर की रोर मैंने रिकॉर्ड करी थी जूम करके, क्योंकि जूम करने से माइक आगे पहुंच जाता है। तो वो टाइगर भी चल रहा था, उस वक्त वो शिकार नहीं कर रहा था। तो जब टाइगर ऐसे रोर करके चलेगा, उसको तो नहीं मालूम है कि वो शिकारी वहां पे इंतजार कर रहे हैं। तो जब वो, इस ब्रिज में यही प्रॉब्लम है कि एक ही गाड़ी निकलती है और अब ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो गया है। एक टाइम था 2-2 घंटे तक एक भी गाड़ी नहीं आती थी, और वो टाइम अभी 10-12 साल पहले ही था। तो दोस्तों टाइगर जब कॉरिडोर से निकलेगा वो रोर करेगा अपनी नॉर्मल चाल से, और शिकारियों को मालूम चल जाएगा, उसकी जान को बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा। तो कॉरिडोर वाली बात में एक बहुत बड़ा खतरा यह है कि ज़्यादा बड़े कॉरिडोर बनाना संभव है नहीं, चौड़े, इसलिए ट्रांसलोकेशन में क्या है, सुरक्षित। जब घने जंगल में होता है टाइगर तो सुरक्षित होता है। कॉरिडोर में क्या है कि 1 किलोमीटर तो उसकी रोर 2-3 किलोमीटर दूर जाती है, तो वो जब कॉरिडोर से चलेगा तो जो आसपास के गांव हैं वहां पे उसकी रोड सुनाई देगी और उसकी पोजीशन रिवील हो जाएगी। क्योंकि घने जंगल में अगर कोई आदमी घूम रहा है तो फॉरेस्ट वाले पूछ सकते हैं कि तुम यहाँ कैसे घूम रहे हो। कॉरिडोर के नज़दीक तो गांव है और वहाँ तो कोई नहीं रोक सकता, वहाँ तो उनका गांव है, किसी का भी बोल देंगे हम उसके रिश्तेदार हैं। ये एक खतरा है। तो अब तो दोस्तों ट्रांसलोकेशन से बढ़िया काम हो रहा है। बहुत सारे जानवरों का, कार्निवोरस, हर्बीवोरस, सबका ट्रांसलोकेशन सक्सेसफुल हो गया है। कार्निवोरस का ट्रैंकुलाइज करके होता है, हर्बीवोरस का बिना ट्रैंकुलाइज किए बोमा टेक्निक यानी कि बाड़ा टेक्निक से होता है। तो मुझे लगता है ट्रांसलोकेशन वाली टेक्निक ही आगे कंटिन्यू होगी। और दूसरा, अभी जो बांधवगढ़ में जो हाथियों की ट्रेजेडी हुई थी उसमें कार्रवाई हुई है, कुछ ऑफिसर सस्पेंड कर दिए गए हैं, और जिस हाथी ने 2 इंसानों को मारा था उस हाथी को पकड़ लिया गया है। उसको एक पेड़ से बांध दिया गया है और उसके बिहेवियर को स्टडी किया जा रहा है। तो और दूसरा, जो छत्तीसगढ़ से एक खबर आई है कि जो छत्तीसगढ़ में करंट लग के जो हाथी मर गए थे, वो जो हाई टेंशन लाइन थी जो कि जिसका वायर लूज था,
नेग्लिजेंस की वजह से ध्यान नहीं दिया गया और हाथी उसके चपेट में आ गए थे, जल के मर गए थे। उनको जहाँ दफनाया गया तो वहाँ पे कोई दूसरा हाथी था नहीं जो कि उन्हें देख रहा हो कि कहाँ दफनाया गया। जब उनको दफना दिया गया उसके बाद में 13-14 हाथी 1-2 दिन बाद आए उस जगह पे, ठीक उस जगह पे जहाँ दफनाया था, क्योंकि वहाँ पे घास की जगह मिट्टी पड़ी थी, क्योंकि बड़े बड़े गड्ढे बना के जेसीबी से दफनाया जाता है। तो हाथी वहाँ शोक संवेदना व्यक्त कर रहे थे, सूंघ रहे थे और तरह तरह की आवाज़ें निकाल रहे थे। तो कितने सेंसिटिव होते हैं हाथी, आप समझ लो दोस्तों। एक न्यूज़ और आई है दोस्तों कि सरिस्का नेशनल पार्क में कैराकल को देखा गया है बहुत सालों के बाद। जो उनका टावर पे कैमरा लगा होता है, एक दूर की निगाह रखने वाला, हालांकि वो भी जूम कैमरा होता है, उसमें रिकॉर्ड हुई है। लेकिन उसमें रिकॉर्ड होने के बाद ना तो ट्रैप कैमरा में, देखिए ट्रैप कैमरा अलग होता है, टावर वाला कैमरा अलग होता है। टावर वाला कैमरा बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे हमारे यहाँ के सीसीटीवी कैमरे होते हैं, लेकिन वो पावरफुल कैमरा होता है, हर वक्त ऑन रहता है, हर वक्त देख रहा होता है, फुटेज होता है, ओवरराइट हो जाती है, उसको ऑफिसर्स के द्वारा चेक किया जाता है। अगर फुटेज काम की है तो निकाल ली, नहीं तो ओवरराइट हो जाती है। एक तरह से वो जंगल का सीसीटीवी कैमरा है, हाई पावर का। और जो ट्रैप कैमरा होता है वो आईआर कैमरा होता है, इंफ्रारेड कैमरा होता है। पेड़ पे बहुत ही नीचाई पे 2 फीट की या 1.5-2 फीट की ऊंचाई पर एक बॉक्स बांधा जाता है, उसके सामने उसकी दूसरी यूनिट लगी होती है। वो उसमें एक दूसरे में एक लेजर लाइट जो कि होती है इंफ्रारेड लाइट, और वो देखिए वहाँ पे पिकनिक चल रही है। ये पूरा हाथी बेल्ट है दोस्तों, यहाँ पे पिकनिक नहीं करनी चाहिए। एकदम से आएगा ना खाने की खुशबू से भी, और टस्कर का तो कोई मूड का भरोसा नहीं होता, इधर ही जाते पानी पीने, फिर सब इधर उधर अफरा तफरी में भागेंगे। तो क्या बता रहा, हाँ, तो जो ट्रैप कैमरा होता है उसमें एक यूनिट से दूसरी यूनिट के बीच में एक लेजर लाइट जा रही होती है। तो जब तक वो लाइट जा रही होती है कैमरा ऑफ रहता है। जब उसके बीच में कोई रुकावट आ जाती है तो वो कैमरा एक्टिव हो जाता है, फोटो खींच लेता है, उसको बोलते हैं ट्रैप कैमरा। टाइगर की सेंसस इसका ऐसी और बाकी जानवरों की गिनती के लिए जो वाटर पॉइंट्स होते हैं, गेम ट्रेल होते हैं, गेम ट्रेल मतलब जानवरों के चलने का रास्ता, जंगल ट्रेल जो होता है उसमें लगा दिए थे। कोई ना कोई जानवर तो गुजरेगा ही, क्योंकि सारे जानवर ट्रेल पे ही चलना पसंद करते हैं। पानी पीने तो आना ही पड़ेगा, तो पानी पीने की जगहों पे लगा देते हैं। तो जब उन 2 यूनिट के बीच में कोई जानवर आता है तो वो जो रोशनी एक से दूसरे में पड़ रही थी, पड़नी बंद हो जाती है और कैमरा फोटो खींच लेता है। तो वो होता है ट्रैप कैमरा। तो जब वो कैराकल, जिसको कि उर्दू में बोलते हैं स्याह गोश, जैसे खरगोश होता है ना, स्याह गोश, स्याह मतलब काला, गोश का मतलब पता नहीं, गोश का मतलब वही होगा जानवर, छोटा जानवर, इस तरह का ही कुछ होगा। तो कैराकल रिकॉर्ड हुआ ट्रैप कैमरा में, जो जंगल का सीसीटीवी है जो टावर के ऊपर होता है। यहाँ इनकी गाड़ी खराब हो गई है, लेकिन मदद के लिए दूसरी गाड़ी है और मुझे जल्दी पहुँचना है, क्योंकि एक जतिन पांचाल जी अहमदाबाद से आए हैं सिर्फ मिलने के लिए, और मुझे कल आना था वापस। मैं ये जो पॉडकास्ट था इसके चलते नहीं आ पाया, और वो उनका फ़ोन आया था कि उनको कॉर्बेट निकलना है। वो बोले सर सिर्फ आपसे मिलने आया था। तो मैंने कहा थोड़ी देर रुको सर, पहुंच रहा हूँ मैं। तो फिर उनको अभी 3:30 बज गया। मैंने 4 बजे का टाइम बोला था कि मैं 4 बजे तक पक्का पहुंच जाऊंगा रिजॉर्ट पे। मैं मेरे ख्याल से 3:45 बजे ही पहुंच जाऊंगा। उनसे मिल लूँ इसलिए मैं रुक भी नहीं रहा हूँ। वैसे भी दूसरी गाड़ी है हेल्प के लिए, बड़ी गाड़ी है बोलेरो, वो खींच के भी ले जा सकती है। तो जंगल के सीसीटीवी में कैराकल रिकॉर्ड हुआ, लेकिन ट्रैप कैमरा में मिला नहीं, पता नहीं चला कहाँ चला गया। तो कैराकल सर इसका मिलना, देखिए कोई भी, मैं हमेशा बोलता हूँ सिर्फ टाइगर इम्पोर्टेंट नहीं है कि
टाइगर है तो बाकी हर जानवर इम्पोर्टेंट है। जंगल का जो इकोसिस्टम है उसमें हर जानवर की वैल्यू है। तो अगर सारे जानवर जैसे थे वैसे हो जाएं तो जंगल हेल्दी हो जाएगा, इकोसिस्टम बढ़िया हो जाएगा। तो इसलिए ये मत सोचो कि अरे वो तो जंगली बिल्ली टाइप का ही तो होता है कैराकल, वो मिल जाएगा तो कौन सी बड़ी बात है। ऐसा नहीं, सबकी इम्पोर्टेंस है। तभी तस्मानिया में, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में तस्मानिया, मैंने पहले बताया था कि तस्मानियन टाइगर को वापस डीएनए के थ्रू जिंदा करने की कोशिश हो रही है, क्योंकि लास्ट स्पेसिमेन जो बचा था, कैद में था, जू में था, 1935 के आसपास मर गया था। उसके बाद से उनके पास है ही नहीं और उनका इकोसिस्टम बिगड़ गया। वो मार्सुपियल था, यानी कि कंगारू की फैमिली से था, लेकिन कार्निवोरस था। वो जानवरों को खाता था, रैबिट और इस तरह के छोटे जो जानवर होते हैं उनको खाता था, उनकी पॉपुलेशन पे कंट्रोल रखता था। जंगल का सिस्टम बैलेंस था। तो बाद में ये डिसाइड किया गया कि इसे वापस जिंदा करना है। किसी जानवर को रीइंट्रोड्यूस करने में खर्चा आता है, उसको डीएनए से बनाने में बहुत ज़्यादा खर्चा आता है, यानी अरबों डॉलर का खर्चा। लेकिन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम इसे बनाएंगे। बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें ढूंढ रहे थे, लेकिन उनकी लॉटरी तब लग गई जब एक लैब में एक पुराना कोई सेक्शन था जो कि बिल्कुल बंद पड़ा था, वहाँ की कुछ सफाई वगैरह हो रही थी। तो एक कांच के बर्तन में देखा गया कि भाई ये क्या रखा है। वो करीब 135 साल पहले पैक किया गया था, इथेनॉल या फार्मलिन के अंदर रखा गया था, और एक जानवर की खोपड़ी थी। जब चेक किया गया तो वो तस्मानियन टाइगर, थाइलासिन ऐसा कुछ नाम होता है उसका, उसकी खोपड़ी थी। स्किन वगैरह सारी निकल गई थी, लेकिन वो खोपड़ी थी। जब निकाली गई तो डीएनए सैंपल मिल गया और उसका जीनोम बना के अब डेवलप किया जा रहा है। उम्मीद है कि बहुत अभी कुछ सालों के अंदर ही तस्मानियन टाइगर वापस जिंदा हो जाएगा। पहले उसको कैप्टिविटी में रख के ट्रेन किया जाएगा और उसके बाद उनका प्लान है कि वापस जंगल में रीइंट्रोड्यूस किया जाएगा, जो कि सबसे बड़ा चैलेंजिंग फैक्टर होगा कि जिसको बनाया वैसा ही जानवर बनाया, क्या वो वैसा ही बना, क्या वो जंगल में नेचुरल शिकार करने के केपेबल है, लायक है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन वो अपने इकोसिस्टम को सही करने के लिए इतना सारा खर्चा कर रहे हैं। और जो तस्मानियन टाइगर है वो भी कुत्ते के आकार का ही जानवर है। कैराकल भी करीब करीब कुत्ते से थोड़ी ही छोटी है। तो कैराकल मिलने पे भी खुशी जो जताई गई बिल्कुल सही है, क्योंकि छोटे छोटे जानवर का बहुत बड़ा योगदान है।